नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित तोमर। स्वागत है आपका एक बार फिर रोहित तोमर जीएस एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आपको शिकायत होगी कि मैं 4 दिन क्लास लेता हूं और 4 दिन के बाद 5वें दिन में क्लास लेना बंद कर देता हूं। साथियों, दिक्कत ये है कि परेशानी ये है कि हमारे पास स्टूडियो की असुविधा के कारण और बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं थी। हमारे पास प्रॉपर एक स्टूडियो नहीं था। चूँकि अब हमारा स्टूडियो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और अब से मैं आपकी प्रतिदिन क्लास लेने वाला हूं। एक क्लास आपकी जीके और एक क्लास आपकी साइंस के लिए उपलब्ध होगी। साथ में एक क्लास आपके लिए मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए लेकर आऊँगा। मेरी क्लास से संबंधित जितने भी नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और मेरी सभी क्लासेस आपको फ्री में उपलब्ध होंगी। रेलवे के लिए ये जो हम सीरीज़ लेकर आए हैं, ये पूरा का पूरा कंटेंट मैं जो आपको देने वाला हूं दोस्तों, ये जीरो से लेकर बहुत ऊपर से भी ऊपर का कंटेंट हम देने वाले हैं। जड़ से हम क्वेश्चंस को निकाल कर लेकर आएंगे और किसी भी टीचर से 10 गुना ज़्यादा कंटेंट आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। साथियों, शुरुआत करते हैं। आज का जो विषय है हमारा जीव विज्ञान पर आधारित है। तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी के विषय में अगर हम बात करें तो बायोलॉजी की शुरुआत हम आज से करने वाले हैं दोस्तों। या देख पा रहे हैं आप, जीव विज्ञान या बायोलॉजी। तो दोस्तों, अगर हम बायोलॉजी के विषय में बात करें तो बायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? तो बायोलॉजी के जनक दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। अब बायोलॉजी क्या है, शुरुआत से जानते हैं इसके बारे में। चलिए, तो हम बात करें, आज का जो हमारा विषय है जीव विज्ञान पर आधारित है और मैक्सिमम 30 क्लास के अंदर हम जीव विज्ञान को बहुत अच्छे कंटेंट के साथ तैयार करेंगे, बहुत अच्छे लेवल के साथ तैयार करेंगे और पूरी उम्मीद रहेगी कि 100 आउट ऑफ 100% आपके क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए सिलेबस से आए। चलिए, तो जीव विज्ञान जो शब्द है दोस्तों, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। आपको ध्यान रखना है, ग्रीक भाषा का शब्द है जीव विज्ञान। ग्रीक क्या है दोस्तों, पहले ग्रीक को हम समझते हैं। ग्रीक जो है दोस्तों, यह यूनान का पुराना नाम है। यूनान क्या है? तो यूनान एक कंट्री है, यूनान एक देश है। यह देश यूरोप कंट्री का, यूरोप महाद्वीप का एक देश है यूनान। वर्तमान में यूनान का जो नाम है वो ग्रीस है। वर्तमान में यूनान का नाम क्या है दोस्तों? ग्रीस है। और ग्रीस जो देश है वर्तमान में इसकी राजधानी एथेंस है। आपने एथेंस को कई जगह पर पढ़ा होगा, लेकिन एक जरूरी क्वेश्चन आपको यहीं से ध्यान रखते हुए चलना है कि एथेंस जो है दोस्तों, यहीं से 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक जो है एक देश का नाम था, उस देश का बीच में नाम पड़ा यूनान और यूनान का वर्तमान में जो नाम है वो ग्रीस है और ग्रीस की राजधानी एथेंस है, जहां से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। दोस्तों, हम बात करें जीव विज्ञान के जो जनक हैं, जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो हम अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव विज्ञान के क्षेत्र में या बायोलॉजी के क्षेत्र में हम बात करें, बायोलॉजी के क्षेत्र में अरस्तु ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की और जीव विज्ञान या बायोलॉजी के बारे में इन्होंने बहुत डिस्क्रिप्टली, बहुत गहनता से चीज़ों को बताया है। हम बात करें पहले बायोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो बायोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है बायोस प्लस लोगोस। तो बायोस का अर्थ क्या होता है? जीवन। बायोस का जो अर्थ होता है जीवन और लोगोस का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिन जीवों के अंदर जीवन है उनका अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। क्या पढ़ा हमने? बायोलॉजी जो है बायो प्लस लॉजी, बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना है। बायोस का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। तो हम क्या पढ़ेंगे कि भैया जिन जीवों के अंदर जीवन है उनका अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। चलिए दोस्तों, हम आगे बात करें। हमने क्या सीखा कि भैया जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो आप क्या बोलोगे? द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो आप बोलोगे द फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या बोलोगे दोस्तों? अरस्तु। अब हम अरस्तु के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अरस्तु कौन थे। अरस्तु दोस्तों ग्रीक नाम का एक देश था और ग्रीक नाम के देश के एक स्टेगिरा नाम के शहर में रहते थे। कौन से शहर में रहते थे? स्टेगिरा नाम के शहर में रहते थे। और स्टेगिरा नाम का जो शहर था, स्टेगिरा नाम का जो नगर था, वहाँ जब ये पैदा हुए तो इनके जो पिता थे, इनके पिता निकोमेकस, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा गया है एग्जाम में,
निकोमेकस। निकोमेकस कौन थे? तो अरस्तु के पिता। तो जैसे ही अरस्तु का जन्म होता है, इनके पिता निकोमेकस की मृत्यु हो जाती है। तो जब निकोमेकस की मृत्यु होती है तो अरस्तु पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। लेकिन इनके जो अभिभावक होते हैं, अभिभावक मतलब इनके परिवार के लोग, अभिभावक जो इनके होते हैं वो इनका लालन पालन करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे अरस्तु जो हैं ये बड़ा होना चालू होते हैं, ये बड़े होते हैं, तो बड़े होते होते दोस्तों इनके एक गुरु बनते हैं जिनका नाम होता है प्लेटो। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या था, तो आप बताना भैया अरस्तु का गुरु का जो नाम था वो प्लेटो था। आगे आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था पर अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था, तो आप बताना कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है सिकंदर महान। क्या पढ़ा है दोस्तों? सिकंदर महान। तो आपको बताना है कि सिकंदर महान जो है ये किसके, इनके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु, या अरस्तु के ये शिष्य थे। चलिए अब हम आगे बात करें कि भैया अरस्तु के बारे में एक दो चीज़ें और बताओ। तो अरस्तु ने एक किताब लिखी है हिस्टोरिया एना मीलिया। क्या लिखी है दोस्तों? हिस्टोरिया एना मीलिया। तो ये बहुत प्रचलित किताब है, बहुत चर्चित किताब है। तो ये थी अरस्तु की डिटेल्स। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, अरस्तु जो हैं इन्हें बायोलॉजी के जनक या जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। अरस्तु जो है ग्रीक नाम के देश में स्टेगरा नाम के नगर में पैदा हुए थे। जब ये पैदा हुए तो इनके पिता निकोमेकस की डेथ हो गई। इनके गुरु का नाम था प्लेटो और इनके शिष्य का नाम क्या था दोस्तों? सिकंदर महान। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एना मीलिया। चलिए अब हम बात करें दोस्तों आगे के बारे में कि भाई जब हमने अरस्तु को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं तो इसके आगे और भी कौन कौन से विज्ञान हैं। तो हमने देखा दोस्तों जीव विज्ञान, हमने देखा जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हमने क्या क्या चीज़ें देख ली भाई? जीव विज्ञान में हमने देखा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक हमने किसे बोल दिया? हमने बोल दिया अरस्तु को, जो कहाँ पैदा हुए थे? ग्रीक में पैदा हुए थे। चलिए जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है, लेकिन इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। चलिए तो और कौन सी इसकी शाखा है दोस्तों? तो इसकी एक और शाखा है जिसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। चलिए तो याद रखना दोस्तों और कौन सी शाखा है? तो इसकी शाखा है एक माइक्रोबायोलॉजी जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान। और कौन सी शाखा है? इसकी एक और शाखा है जिसे हम कहते हैं अनुवांशिकी। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुवांशिकी। तो हमने जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ा कि जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो हम अरस्तु को कहते हैं। चलिए तो हम आगे और जो शाखाएं हैं, जो दूसरी शाखाएं हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप बोर हो सकते हो। चलिए अगली शाखा के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बॉटनी। वनस्पति विज्ञान क्या है? तो वनस्पति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, या वनस्पति विज्ञान साइंस की या विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इसके जो जनक हैं हम कहते हैं थियोफैटस। इसके जनक हम किसे कहते हैं? थियोफैटस। और थियोफैटस की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। और हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की जो बुक है, इस बुक में इन्होंने 500 प्रकार के पौधों के बारे में जानकारी दी है। कितने प्रकार के पौधों के बारे में? 500 प्रकार के पौधों के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। किसने जानकारी दी है? थियोफैटस ने। क्या बोला हमने? वनस्पति विज्ञान की जो जनक हैं वो कौन है? थियोफैटस। और थियोफैटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिनमें इन्होंने 500 प्रकार के पौधों के बारे में बताया है। थोड़ा आपको लिखते हुए चलना है दोस्तों। बिल्कुल जड़ से लेकर तने तक, पत्ती तक, फूल तक, हर एक चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा। पूरा आपको सारांश बताने वाला हूं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए आपको लिखते हुए थोड़ा चलना है। चलिए आगे हम बात करेंगे वनस्पति विज्ञान के बाद अगली शाखा कौन सी आती है? तो अगली शाखा आती है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सूक्ष्म विज्ञान। अब भैया सूक्ष्म विज्ञान क्या है? तो सूक्ष्म विज्ञान एक ऐसा साइंस है, सूक्ष्म विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, ऐसी शाखा है जिसमें हम छोटे जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं जो अदृश्य होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। आपने दोस्तों बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, तो ध्यान से सुन लीजिए कि बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की थी दोस्तों? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और कब की थी? ध्यान रखना 1674 में।
कब की थी? 1674 में। तो बैक्टीरिया की खोज करने के कारण ही सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहते हैं दोस्तों, सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहते हैं हम, किसे कहते हैं? ल्यू वैन हॉक को। चलिए आगे हम बात करें कि ल्यू वैन हॉक को केवल एक ही खोज के कारण हम इतने बड़े साइंस का जनक कैसे कह सकते हैं? द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यू वैन हॉक को कैसे बोल सकते हैं कि केवल ल्यू वैन हॉक ने माइक्रोबायोलॉजी के जनक होने के कारण एक ही बैक्टीरिया की ही खोज नहीं की थी, इन्होंने और भी कई सारी खोजें की थी। जैसे आप देख सकते हैं आरबीसी। आरबीसी क्या होती है दोस्तों? रेड ब्लड सेल्स। हमारा खून का रंग जो लाल है वो आरबीसी के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल है। चलिए तो हम आने वाली सभी क्लासेस में पूरा आपको पढ़ाने वाले हैं कि आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है। फिलहाल की समय के लिए आप इतना समझ लीजिए कि रेड ब्लड सेल्स ही आरबीसी का पूरा नाम होता है। ये हमारे शरीर में मौजूद होती है, इसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आरबीसी का जो रंग होता है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन कारण। इनका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इन्हें इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम आपको ब्लड पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। बैक्टीरिया के बारे में हम बात करें दोस्तों कि बैक्टीरिया की खोज की, साथ में आरबीसी की खोज की, साथ में हमारी बॉडी में स्पर्म की खोज की। अब स्पर्म क्या होता है दोस्तों? इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। शुक्राणु क्या होता है? स्पर्म क्या होता है? महिलाओं के शरीर में दोस्तों ओवम जिसे हम अंडाणु कहते हैं और पुरुषों के शरीर में स्पर्म जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। किसी भी प्राणी की संतान के लिए उसके स्पर्म और ओवम का मिलना जरूरी होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्पर्म मेल के अंदर होते हैं और जिसकी खोज किसने की थी? ल्यू वैन हॉक ने। आगे हम बात करें बैक्टीरिया, आरबीसी, स्पर्म के अलावा इन्होंने और किसकी खोज की? तो इन्होंने खोज की थी प्रोटोजोआ की। किसकी खोज की थी? प्रोटोजोआ की खोज की थी। चलिए प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ भी एक छोटा सा बहुत माइक्रो हम कह सकते हैं एक बहुत छोटा जीव है और इस जीव के कारण हमको कुछ रोग हो जाते हैं। जैसे आपने पेचिस सुना होगा, कालाजार सुना होगा, मलेरिया नाम आपने सुना होगा, सोनेरिया नाम आपने सुना होगा, पायरिया आपने नाम सुना होगा। तो ये सभी प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग हैं। चलिए दोस्तों, तो आपको इतनी जानकारी पता चल गई होगी कि माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म विज्ञान के जनक ल्यू वैन हॉक को कहते हैं। 1674 में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। बैक्टीरिया के अलावा भी इन्होंने प्रोटोजोआ, आरबीसी और स्पर्म की खोज की। स्पर्म को हम हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों आनुवांशिकता या आनुवांशिकी। भैया आनुवांशिकी क्या होता है? आनुवांशिकी क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आनुवांशिकी जिसे हम इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। इसके जो जनक हैं यह ग्रेगरी जॉन मंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मंडल को कहा जाता है। और आगे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि आनुवांशिकता क्या होता है। आनुवांशिकता पिता के लक्षणों को संतति में पहुंचाने के बारे में आनुवांशिकता नाम के साइंस में बताया गया है कि पिता के जो लक्षण है वो है पुत्र या उसकी संतान में किस प्रकार पहुंचते हैं। आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मंडल। और पूरी चीज़ों को हम आगे सारांश के साथ पढ़ने वाले हैं। फिलहाल केवल मैं आपको लॉजिस बता रहा हूं, फिलहाल केवल आपको शाखाएं बता रहा हूं। चलिए आनुवांशिकता के बाद आगे अगर दोस्तों हम बात करें तो इसके बाद आएगा चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान को हम कहते हैं दोस्तों मेडिकल साइंस। क्या कहते हैं? मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस के जनक कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखना, मेडिकल साइंस के जो जनक हैं वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। मेडिकल साइंस के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। जब भी कोई मेडिकल साइंस का स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी करके और डॉक्टरी में प्रवेश करता है तो वह इन्हीं के नाम की शपथ लेता है। तो ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, डॉक्टर्स को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो डॉक्टर्स को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है या इनके नाम की शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन थे? हिप्पोक्रेटस। चलिए आगे हम बात करें दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान। आगे हम बात करेंगे प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान क्या है दोस्तों? प्राकृतिक विज्ञान को हम बोलते हैं नेचुरल साइंस। क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस। और नेचुरल साइंस क्या होता है? नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान है जिसके जनक कौन है? प्लिनी। जिसके जनक कौन है दोस्तों? जिसके जनक हैं प्लिनी। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, प्लिनी ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया नेचुरल।
क्या नाम है दोस्तों? हिस्टोरिया नेचुरल। चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आनुवांशिकता के पिता ग्रेगरी जॉन मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगरी जॉन मेंडल। चिकित्सा विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटस, द फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेटस। प्राकृतिक विज्ञान के पिता नेचुरल साइंस, या जिसके जनक कौन है दोस्तों? प्लिनी। इन्हों के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है हिस्टोरिया नेचुरल। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जो शाखाएं हैं, शाखाएं जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं? जीव विज्ञान की शाखाएं कितने प्रकार की हैं दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो 4 हैं। कितनी शाखाएं हैं जीव विज्ञान की? 4। अब हम बात करें जीव विज्ञान जो है इसकी शाखाएं कितनी हैं? 4। या बायोलॉजी की शाखाओं की संख्या कितनी है? 4। पहली आप क्या बोलोगे? जंतु विज्ञान। क्या बोलोगे दोस्तों? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसे हम कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? जूलॉजी कहते हैं। और जंतु विज्ञान के बारे में हम बात करें तो जो जंतु विज्ञान है इसमें जंतुओं का जो चल सकते हैं, घूम सकते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें दोस्तों बॉटनी, अगली शाखा जो है वह है बॉटनी है, जिसको हम बोलते हैं पादप विज्ञान। पादप विज्ञान जिसे हम कहते हैं दोस्तों बॉटनी, इसमें पादपों के बारे में विवरण दिया गया है। आगे हम बात करें तो यह आएगा सूक्ष्म विज्ञान जिसको हम अभी पढ़कर आए हैं, इसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। कहते हैं दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी, जिसके जनक मैंने आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, ल्यूवेनहॉक। और आगे हम बात करें अगली जो है इसे हम कहते हैं अनुवांशिकता। और अनुवांशिकता के जो जनक हैं दोस्तों ये आपको खुद को बताना है, क्या है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। चलिए, अब आगे हम बात करें दोस्तों कि क्या बोल रहे हैं? कोशिका। चलिए, अब आगे बात करें दोस्तों कोशिका के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोशिका। कि भैया कोशिका क्या होती है? चलिए, कोशिका क्या होती है दोस्तों? कोशिका जो है मनुष्य के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से आपको शुरू से बताना चालू करते हैं। कोशिका क्या होती है? कोशिका दोस्तों, कोशिका जो है इसको इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। कोशिका क्या है? किसी भी जीव की, कोई भी जीव है जो जीवित है, कोई भी जीव है, किसी भी जीवित जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर हम बात करें क्या है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कि भैया मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है शरीर की? तो आप क्या बोलोगे? कोशिका है। तो सबसे सूक्ष्म, क्रियात्मक, संरचनात्मक, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट किसे कहते हैं? हम सेल को कहते हैं। चलिए, अब हम बात करें दोस्तों सेल क्या होती है, तो ध्यान रखना हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी जो यूनिट है, सबसे छोटी जो इकाई है वो सेल है। तो कोई भी चीज़ जो होती है शरीर में वो सेल से या कोशिका से मिलकर बनती है। चलिए, कैसे हम देख सकते हैं दोस्तों? जैसे हम बात करें कोशिका, तो जो कोशिका है जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल जब बहुत सारी सेल इकट्ठी होती हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जितना आपको पढ़ाया है बहुत डीप कंटेंट है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं, कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, केवल इतना आपके लिए सफिशियंट है। देखिए, कोशिका जो है, कोशिका जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में इकट्ठी हो जाती हैं तो इससे बनता है आपका ऊतक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? ऊतक को इंग्लिश में, इसका अध्ययन बता देता हूं मैं, हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन क्या होता है? हिस्टोलॉजी, या टिश्यू कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं? टिश्यू। चलिए, इंग्लिश मेरी थोड़ी कमज़ोर है। आगे हम बात करें कोशिका के मिलने से ऊतक बनता है, और ऊतक के बाद जब बहुत सारे ऊतक इकट्ठे होते हैं तो उससे मिलकर बनता है अंग। अंग को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गन। और अगर हम बात करें बहुत सारे अंग जब इकट्ठे होते हैं तो बनता है दोस्तों अंग तंत्र। ध्यान रखिएगा, क्या बनता है? अंग तंत्र, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। और अंग तंत्र जब इकट्ठे होते हैं, जब अंग तंत्र को जब इकट्ठा किया जाता है, समूह के रूप में इकट्ठे होते हैं, तो इनसे मिलकर बनता है दोस्तों बॉडी, जिसे हम शरीर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर बोल रहे हैं कि कोशिका क्या है? किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई ही कोशिका होती है।
ठीक। और कोशिका से मिलकर ऊतक, ऊतक से मिलकर अंग, अंग से मिलकर अंगतंत्र, अंगतंत्र से मिलकर शरीर बनता है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत आवश्यक क्वेश्चन है। कोशिका, कोशिका से मिलकर ऊतक, ऊतक से मिलकर अंग, अंग से मिलकर अंगतंत्र और अंगतंत्र से मिलकर शरीर बनता है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि भाई जो कोशिका है, ये कोशिका की खोज कैसे हुई, ये बताइए सर कि कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई। तो ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारे एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने क्या किया, रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। और इस सूक्ष्मदर्शी को लेकर गए वो एक पेड़ के पास, और इस पेड़ का नाम था ओक। इस पेड़ का नाम था दोस्तों ओक, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इस वृक्ष की या इस पेड़ की छाल को इन्होंने देखा और इस छाल को बायोलॉजी की भाषा में क्या नाम दिया? कॉर्क। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया और सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करने के बाद उन्होंने एक पेड़ के पास गए, उस पेड़ का नाम था ओक, और उस ओक नाम के पेड़ की छाल निकाली, उस छाल का नाम था कॉर्क। तो ध्यान रखना, कॉर्क जो है एक छाल है, और इस छाल में उन्होंने खोज की दोस्तों सेल की, जिसे हम नाम देते हैं कोशिका। लेकिन किस बदकिस्मती से यह सन है 1665, और इस दिन समस्या ये थी, इस दिन बदकिस्मती ये थी कि ये जो कोशिका थी इसका नाम उन्होंने सेल तो दिया, लेकिन ये सेल कैसी थी दोस्तों? मृत थी। ये सेल जो थी ये मरी हुई कोशिका थी। तो ध्यान रखना, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की छाल से की है, अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी से, जिसका नाम भी इन्होंने ही दिया है सेल। और नाम सेल देने के बाद इन्हें मालूम पड़ता है यह कोशिका कैसी है, यह मरी हुई कोशिका है, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है? सेल। तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक। कोशिका के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट हुक। कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक। चलिए अब भाई साहब, लेकिन ये जो कोशिका थी, ये कोशिका तो मरी हुई थी, फिर जीवित कोशिका की भी खोज हुई। मुझे ऐसा लगता है कि आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन कंटेंट जब गहरा हो दोस्तों, बात जब गहराई से चल रही हो, तो मजाक मस्ती को साइड में रख के सीरियसली पढ़ना पड़ता है। चलिए तो हम बात करें कि भाई साहब ये कोशिका तो मरी हुई थी, तो इसी बीच में आते हैं सन 1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। दोस्तों आपको अगर नाम बड़ा लग रहा है तो आप इस नाम को केवल लीeuwenhoek अकेला याद कर लीजिए। तो 1674 में लीeuwenhoek ने एकल फोकल लेंस, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा कि एकल फोकस लेंस के द्वारा, एकस फोकस लेंस के द्वारा, सॉरी फोकस लिख दिया, एकल फोकल लेंस के द्वारा एक और कोशिका की खोज की, और इस कोशिका को उन्होंने नाम दिया बैक्टीरिया। इस कोशिका को उन्होंने नाम दिया बैक्टीरिया। और मजे की बात ये थी दोस्तों कि ये कोशिका जो थी ये जीवित कोशिका थी। ये कोशिका जो थी ये जीवित कोशिका थी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की है? जीवित कोशिका की। तो दो प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीeuwenhoek। और पहली बार कोशिका को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। चलिए तो इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की एकल फोकल लेंस के द्वारा, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा। बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति थे। इन्होंने ही आरबीसी, इन्होंने ही स्पर्म और इन्होंने ही प्रोटोजोआ की खोज की है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सर कोशिका ही कोशिका आप लोग पढ़ा रहे हो, कोशिका ही कोशिका आप पढ़ा रहे हो, तो कोशिका हमारे शरीर में भी है क्या? हमारी बॉडी के अंदर भी कोशिका है? तो जी हाँ, हमारे बॉडी के अंदर भी कोशिका है। तो सबसे पहले हम बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच, जिसे हम बोलते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच को शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं बोलते हैं। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है या शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, इस शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका है यह सबसे बड़ी कोशिका है। इसका आकार दोस्तों 170 माइक्रोमीटर से 135 माइक्रोमीटर तक होता है। ध्यान रखिएगा, इसका आकार कितना होता है?
170 माइक्रोमीटर से 135 माइक्रोमीटर होता है। तो ये सबसे बड़ी सेल होती है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेल, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो किसकी कोशिका है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। चलिए भैया आगे बात करें तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होगी सर? तो सबसे छोटी कोशिका जो होगी दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका होगी माइकोप्लाज्मा। ये नाम ध्यान से सुन लीजिएगा, पेपर में जरूर बनेगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। चलिए, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है ये सबसे छोटी कोशिका है। ध्यान रखिएगा, इसका आकार जो है 0 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक का होता है। तो सर आपने इतना तो बता दिया कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, बोले शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो आप बताएंगे भैया माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और एक दो बातें और ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को हम PPLO के नाम से भी जानते हैं और यह जंतु जगत के जोकर के रूप में विख्यात है। इसे जंतु जगत का जोकर कहते हैं। अब भैया सवाल यह है कि इसको जंतु जगत का जोकर क्यों कहा जाता है? इसको जंतु जगत का जोकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समय समय पर अपनी आकृति या अपना आकार परिवर्तित करता रहता है। तो जंतु जगत का जोकर हम PPLO या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को भी कहते हैं। मेरे प्रयास रहेंगे हमेशा कि मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में दोनों में ही पढ़ाते चलूँ, क्योंकि बायोलॉजी में कई बार क्या होता है, इंग्लिश का नाम हिंदी में लिखकर दे दिया जाता है जिससे बच्चे परेशान होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इतने बड़े बड़े नाम देखकर ये नहीं सोचना है कि हमसे नहीं हो पाएगा। अगर आप इनसे डर जाओगे तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, यह शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बहुत बड़े बड़े नाम हैं और यह सबसे छोटा लेवल मैंने आज की क्लास में आपको दिया है। तो बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम आएंगे जिनसे आप अभी से अगर घबरा जाओगे तो नहीं। आप 20-22 साल, 25-26 साल, जितने साल के भी हैं, आपके पास एक वयस्क माइंड है, एक बहुत विकसित दिमाग है और इस विकसित दिमाग के सामने ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत छोटी हैं। तो इनको उड़ा दिया करो, उनको याद कर लिया करो। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम और ऊपर जो आपको लिखा हुआ है ऑस्ट्रिच की सेल, सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच, सबसे छोटी सेल जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। वीडियो चल रहा है ना, देखो। चलिए, तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि भैया हमारे शरीर के बारे में बताइए, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है दोस्तों वह है न्यूरॉन। कौन सी कोशिका है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन जिसे हम तंत्रिका की कोशिका भी कहते हैं, इसे हम तंत्रिका की कोशिका भी कहते हैं। अच्छा, तंत्रिका की कोशिका से मैं आपको एक बात और बताऊं, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं जिनके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होता। अगर आप कंकाल तंत्र बोल रहे हैं, तंत्रिका तंत्र आप पढ़ोगे, नर्वस सिस्टम, तो इसमें आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और पूरी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 नंबर बेहतरीन कंटेंट के साथ में देने वाला हूं। इसलिए प्लीज़ प्रतिदिन आप मेरी क्लासेस को ज़रूर देखें अगर आप वाकई में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। चलिए, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो न्यूरॉन और शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है वो RBC। और RBC थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था दोस्तों, RBC जिसके खोजकर्ता कौन है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। चलिए, तो RBC जो है दोस्तों, ये जो है सबसे छोटी कोशिका है बॉडी के अंदर और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो न्यूरॉन। भैया ये तो हो गई बात। अब आप ये बताइए कि हमारे शरीर में प्रजनन कोशिकाएं भी होती हैं क्या? प्रजनन कोशिकाएं मतलब सर, प्रजनन कोशिकाएं जब हम संतान को उत्पत्ति के लिए जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती हैं या बच्चे के निर्माण के लिए, भ्रूण बनने के लिए जो कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो उनमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ध्यान रखिए, उनमें सबसे बड़ी कोशिका है ओवम। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका, सर सबसे बड़ी कोशिका आपने न्यूरॉन को बताया था। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, क्या बोलोगे? RBC। सबसे बड़ी कोशिका पूछे सीधा, तो आपको देना है जवाब क्या? ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बोले न्यूरॉन। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका RBC। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका पूछे तो देना है ओवम। ओवम जिसे हम हिंदी में अंडाणु कहते हैं और यह महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं, महिलाओं के अंदर यह पाए जाते हैं। आगे दोस्तों हम बात करें कि भैया प्रजनन कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो प्रजनन कोशिकाओं में सबसे छोटी जो कोशिका है इसे हम बोलते हैं स्पर्म। और स्पर्म किसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों? पुरुषों के अंदर पाए जाते हैं। चलिए, तो क्या बताया कि शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन, सबसे छोटी RBC। प्रजनन कोशिका शरीर के अंदर सबसे बड़ी ओवम, सबसे छोटी स्पर्म। चलिए, तो यहाँ इसके बाद दोस्तों हम आगे अगर बात करें तो कोशिका तो हमने बता दिया आपको, पर
कोशिका हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जीवों में क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान जो है दोस्तों, इसे हम बायोलॉजी कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। और बायोलॉजी जिसके जनक कौन है? अरस्तु। अच्छा, सबसे पहले आपको इस बात का जवाब देना है कि बायोलॉजी जो है, यह शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो बायोलॉजी जो शब्द सबसे पहले दिया था, वो दिया था दोस्तों, बहुत जरूरी, बहुत काम का सवाल है, लेमार्क और ट्रेवी रेनर्स ने। किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रेवी रेनर्स ने क्या नाम दिया था? बायोलॉजी। लेमार्क जो है दोस्तों, यह फ्रांस के या फ्रांस से संबंधित थे, और ट्रेवी रेनर्स जो हैं वो जर्मनी से संबंधित थे। चलो भैया, तो लेमार्क और ट्रेवी रेनर्स ने बायोलॉजी या जीव विज्ञान नाम दिया था, लेकिन जीव विज्ञान के जनक कौन को कहते हैं दोस्तों? अरस्तु को कहते हैं। चलिए, तो हम आगे बात करें दोस्तों कि भैया कोशिका जो आप पढ़ा रहे हो, तो कोशिका के बारे में कुछ ना कुछ सिद्धांत भी दिया होगा, कोशिका सिद्धांत भी किसी ने दिया होगा। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? तो ध्यान रखना, कोशिका सिद्धांत दिया है स्लाइडेन एवं स्वान। किसने दिया है? स्लाइडेन एवं स्वान। किसने दिया है दोस्तों? स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत जो दिया है वो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया है। यही दिया है कि प्रत्येक शरीर के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर एक से अधिक कोशिकाएं हो सकती हैं या होती हैं, वो जरूरी नहीं है। ये आपको लाइन ध्यान रखना है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन एवं स्वान। चलिए, तो आगे हम बात करें कि भैया 1855 में एक और वैज्ञानिक आए, और इस वैज्ञानिक का नाम था विर्चो। इसका नाम क्या था दोस्तों? विर्चो। और विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने क्या बोला? विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने बोला कि भैया ओमनी ई सेल्यूला, ये खतरनाक नाम बोल दिया उन्होंने, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का अर्थ होता है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर या प्रत्येक जीव के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो पहले से मौजूद कोशिकाओं के कारण है। अच्छा, इस बात को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर जैसे मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है, तो 5 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसके शरीर में जो कोशिकाएं होंगी वो कम होंगी, लेकिन अगर कोई 25 साल का बच्चा है तो उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, इसके शरीर में जो कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा हुई, ये पुरानी कोशिकाओं से ही टूटकर हुई। तो आगे की क्लास जो है वो सेल डिवीज़न या कोशिका के विभाजन पर आधारित होगी, और पूरी सेल या पूरी कोशिकाओं को हम बहुत ही सारांश के साथ पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री राम।